जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। देखिए कि ये इम्तिहान आईएएस का ये टेस्ट सीरीज हम लोग देखेंगे लोग। तो इसमें देखिएगा कि 20 टेस्ट है, तो सभी देखा जाएगा एक एक करके 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और ये क्वालिफायर आपका बैच है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखा जाए इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन में है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आर्टिकल जो 40 है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, तो ये याद रखेगा। और देखिए कि ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आ जाएगा और गांधीवादी ये आर्टिकल है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इनडायरेक्ट कि गांधीवादी आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, तो आर्टिकल 40, 48 के 48, 47 ये सब आता है, तो उसमें से ये भी आता है। और साथ में याद रखिएगा कि पहली बार ग्राम पंचायत का लागू राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा का नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कि कितने न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो इसमें बताना है कि न्यायालय द्वारा कितने परिवर्तनीय नहीं है। तो पहला में दिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपका परिवर्तनीय है, तो ये आपका देखिए कि ये न्यायालय आपका सुरक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय 226 के तहत ये इसका संरक्षण बनाया गया है। और देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मौलिक कर्तव्य भी ये परिवर्तनीय नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और देखिएगा कि ये आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में है। वहीं पे मौलिक कर्तव्य देखिए कि रूस के संविधान से लिया गया है, 51 के क में ये आता है। तो इस प्रकार देखिए कि इसमें आपका दो परिवर्तनीय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा का नंबर, संविधान के अंतर्गत नगर पालिकाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा कि पहला में दिया गया है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया। एकदम सही है। संबंधित राज्य का राज्यपाल किसी नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत है। ये भी सही है। संविधान का भाग आपका 9 का 1 नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये भी सही है। देखिए कि आपका सिर्फ अगर 9वां भाग रहेगा तो ये आपका पंचायत हो जाएगा, लेकिन आपका भाग 1 में यानी कि 9 के 1 में देखिए कि नगर पालिका से संबंधित है। और साथ में याद रखिएगा कि इसमें 18 प्रश्न पूछे गए थे और पंचायत में आपका 29 प्रश्न, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य से बोलने के लिए रुकने और किसी अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए वह कह सकते हैं, इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए कि इस प्रक्रिया को बोला जाता है यील्डिंग द फ्लोर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यील्डिंग द फ्लोर इसे बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें देखिए कि आपके प्रधानमंत्री रहते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री रहते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता रहते हैं, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 5 के बाद छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है, विशेष प्रावधान एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए और सही युग्म का चयन करना है। पहला में दिया गया है अनुच्छेद 71 के ए नागालैंड, एकदम सही है। अनुच्छेद 371 के सी मणिपुर, ये भी सही है। अनुच्छेद 371 के जी सिक्किम, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिएगा कि आपका 71 के ए और सी सही है और सिर्फ 371 रहता तो ये महाराष्ट्र हो जाता। 371 के डी देखिए कि आंध्र प्रदेश और ई आपका तेलंगाना हो जाएगा। जी जो है ये मिजोरम से संबंधित है, ना कि सिक्किम से, तो ये आपको याद रखना है। और 371 का एच आएगा तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये सभी थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कितना सुमेलित है? तो 1 और 2 सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं और एवं उन देशों पर विचार कीजिए जहां से ये ली गई है। तो ये संविधान का जो आर्टिकल लिया गया है
तो उसका स्रोत पूछ रहा है। तो देखिएगा कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संघ में निहित अवशिष्ट शक्ति, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये आपका देखिएगा कि गलत हो जाएगा। संघ में निहित अवशिष्ट शक्ति ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से, ये आपका हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि संघ में निहित शक्ति जो अवशिष्ट शक्ति रहता है, यानी कि ना संघ में रहेगा, ना राज्यों में रहेगा, ना समवर्ती सूची में, तो वो कहाँ पे रहेगा, तो वो आपका केंद्र के पास रहता है। तो पहला तो गलत हो गया। और देखिएगा कि दूसरा में दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, एकदम सही है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये भी सही है। सरकार का संसदीय स्वरूप यूनाइटेड किंगडम, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, केवल 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, छठी अनुसूची किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्र प्रशासन हेतु विशेष प्रावधान करती है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। और आर्टिकल 244 के तहत, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कितने सही हैं ये बताना है। पहला में दिया गया है, देखिए कि ये आपका गलत है, क्योंकि 7वां नहीं, ये पहला ही संविधान संशोधन था, 1951 में बनाया गया था, ताकि जो भूमि सुधार हो रहा है उसको इसमें रखा जाए। तो पहला गलत है। इसे कृषि सुधारों से संबंधित कानून की रक्षा करने और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए बनाया गया था, एकदम सही है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कानून की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो वे मूल संरचना की कसौटी से बच नहीं सकते हैं, ये भी सही है। पहले जब बनाया गया था तो ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं था, लेकिन फिर बाद में न्यायालय ने डिसीजन दिया कि ये परिवर्तनीय है। तो ये आपका 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा इसमें सही नहीं है ये बताना है। तो गलत कथन चुनना है इसमें। तो पहला में दिया गया है, कैग का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है, एकदम सही है। कैग भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद के लिए पात्र होगा, किसी और पद के लिए पात्र नहीं होता है, ये आपका एकदम गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, केवल 2 गलत है। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, सांसदों को संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है तथा वहां कही गई किसी बात के लिए उन पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, एकदम सही है। अनुच्छेद 105 संसदीय समितियां और उनके सदस्यों तक भी विस्तारित होता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत विशेषाधिकार राज्य विधानमंडलों के सदस्यों तक भी विस्तारित होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये राज्य विधानमंडल नहीं होगा, केंद्र विधानसभा हो जाएगा। तो ये गलत है, तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है, यह एक संवैधानिक निकाय है जो शासन के तीसरे स्तर के चुनाव के संचालन के लिए उत्तरदायी है। तो ये आपका एकदम सही है। देखिए कि जो पंचायत चुनाव होता है ये आपका राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। दूसरा में देखिए कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति 5 वर्षों की निश्चित अवधि के लिए की जाती है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है 5 वर्षों के लिए, तो ये याद रखेगा। और निर्वाचन आयोग का देखिएगा कि आर्टिकल 324 में बताया गया है, तो ये आप जरूर याद रखेगा। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में आर्थिक न्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि आर्थिक न्याय का प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख है, एकदम सही है। प्रस्तावना में उल्लेख मिलता है, भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक न्याय की गारंटी देता है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि आर्टिकल 31 ये आपका संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, तो इसे हटा के और 300 के कम में डाल दिया गया है। अब ये न्यायिक अधिकार हो गया है, ना कि मौलिक अधिकार है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय प्राप्त करने के प्रमुख माध्यम है, ये आपका सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में इन कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों का सही उत्तर चुनना है। तो पहला में दिया गया है,
निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, एकदम सही है। निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है, ये भी आपका देखिए कि सही है, तो दोनों सही है। तो आपका कौन सा हो जाएगा आर्टिकल, आपका याद रखिएगा कि निर्वाचन से संबंधित 66 नंबर आर्टिकल है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देखिएगा कि आपका और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है 84वें संविधान संशोधन 2001 ने लोकसभा सीटों की कुल संख्या 2026 के बाद की पहली जनगणना तक स्थिर कर दिया, एकदम सही है। इस स्थगन के दौरान केवल राज्यों के निर्वाचित क्षेत्र में विभाजन का पुनः समायोजन किया गया, कुल सीटों का नहीं, ये भी सही है। यह स्थगन 1971 के जनगणना के आंकड़ों पर आधारित था, ये भी आपका सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है भारतीय रुपए का अवमूल्यन का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका कारण है बढ़ती आयात लागत और बढ़ता चालू खाता हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझा जाए। अवमूल्यन का मतलब क्या होगा कि जो देश का पैसा है उसका मूल्य को नीचे कर देना, इससे देखिए कि आपका आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है, और निर्यात आकर्षित भी किया जाता है, यानी कि एफडीआई ज़्यादा आएगा। तो जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि अभी एक डॉलर का आपका मूल्य कितना है, मान लीजिए कि 95 रुपया या 90 रुपये मान लेते हैं, और 1 रुपये का मूल्य गिरा के एक रुपये मतलब इसका रुपए का मूल्य गिरा के $1 का मूल्य अगर 100 रुपया कर दिया जाए, तो ये विदेशी जो मार्केट होता है उसे आकर्षित करने के लिए ये किया जाता है, तो इसी को बोला जाता है अवमूल्यन। तो चलिए इसका आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2011-12 के स्थिर मूल्य पर सभी राज्यों के लिए अखिल भारतीय औसत की तुलना में बिहार प्रति व्यक्ति कितने प्रतिशत है, बिहार का प्रति व्यक्ति एनएसडीपी कितने प्रतिशत है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 पॉइंट आपका 7% हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखेगा, आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन बॉन्ड को सर्वोच्च रूप से परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका देखिए कि एक निश्चित आय साधन जिसकी राशि केवल पर्यावरणीय जलवायु परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है, इसे ग्रीन बॉन्ड बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि जैसे कि कोई पर्यावरणीय काम करना हो तो सरकार के द्वारा ग्रीन बॉन्ड एक लेके आया जाता है, या ग्रीन कर के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन अधिशेष भी बोला जाता है, और किसी वस्तु पे लगाया जाता है। और ग्रीन बॉन्ड क्या है, तो ये सरकार के द्वारा आरबीआई बेचता है, मतलब कि सरकार के लिए आरबीआई बॉन्ड के रूप में बेचता है, और उसी काम के लिए वो उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि मत्स्य गंध झील सुपौल जिले में स्थित है, ये आपका एकदम गलत हो जाएगा। देखिए कि जो ये आपका सुपौल में नहीं, सहरसा में होगा, तो ये आपका पहला तो गलत है। दूसरा का देखिए, लौकुश इको टूरिज्म पार्क वाल्मीकि नगर में स्थित है, एकदम सही है। बिहार का तीसरा प्राणी उद्यान अररिया के रानीगंज में स्थापित किया गया था, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य में इंटरनेट घनत्व कवरेज कितना है। तो देखिए कि राज्य में इंटरनेट घनत्व आपका 43.10% हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निष्पादित कार्यों की पहचान कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें दिया गया है आपका पहला में मौद्रिक नीति बनाना एवं लागू करना, ये भारतीय रिजर्व बैंक का काम है, एकदम सही है। भारत की राजकोषीय नीति बनाना और केंद्रीय बजट तैयार करना, देखिए कि केंद्रीय बजट तो तैयार आपका वित्त मंत्रालय करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फीमा 1999 के अंतर्गत भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना, एकदम सही है। सरकार एवं अनुसूचित बैंकरों के रूप में कार्य करना, तो ये बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, एकदम सही है। और देखिए कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था,
तो 1935 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में है, ये याद रखिएगा। 134, 134 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा। किस संस्था ने रिपोर्ट ऑन म्युनिसिपल फाइनेंस प्रकाशित की है, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों की अक्षमताओं को उजागर किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिए कि भारत में नगर पालिका की आय का बमुश्किल लगभग 1% रहता है जीडीपी का, जो कि बहुत कम माना जाएगा किसी और देश के तुलना में। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। वित्त मंत्रालय आपका देखिए कि आर्टिकल 280 के तहत काम करता है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पे किया गया था, तो ये याद रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि क्रांतियों को उनके क्रम में सुमेलित करना है, यानी कौन सा क्रांति कब आया था उसके क्रम में ये सुमेलित करना है। तो देखिए कि सबसे पहले आपका दूध क्रांति आया था। उसके बाद अच्छा ये किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कि श्वेत क्रांति जो है ये दूध से संबंधित है, पीला क्रांति तिलहन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य से, और स्वर्ण क्रांति फल और बागवानी से। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कि स्वर्ण क्रांति आपका बागवानी हो जाएगा, और हरित क्रांति आपका किससे हो जाएगा, तो खाद्यान्न से हो जाएगा। और धूसर या ग्रे क्रांति देखिए कि आपका किससे हो जाएगा, तो उर्वरक से हो जाएगा। गुलाबी क्रांति झींगा या प्याज से हो जाएगा। रजत क्रांति देखिए कि अंडा और कुक्कुटू से संबंधित है। गोल क्रांति आपका आलू से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला में दिया गया है यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है, एकदम सही है। पहला वार्षिक सर्वेक्षण 2021-22 मार्च अप्रैल में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। इस सर्वेक्षण को अर्थव्यवस्था के आकार को मापने के लिए और इनपुट के रूप में शामिल किया गया है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जो किसी और मतलब संस्था से और सरकार के द्वारा ना जुड़ा हो, तो उसे असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट को उन्हें प्रकाशित करने वाले संगठनों से सुमेलित करना है और सही कितने युग में सही सुमेलित है ये बताना है। तो इसमें देखिएगा कि पहला में दिया गया है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये IMF के द्वारा किया जाता है, एकदम सही है, ये इसके द्वारा किया जाता है। और इसके बाद देखिएगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। मानव विकास रिपोर्ट ये आपका UNDP के द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है। तो देखिए 1, 2, 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, चारों सही है। अगला क्वेश्चन है जब RBI अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहता है तो वह है, तो वो क्या करेगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कि रेपो दर को कम करेगा। तो रेपो दर के बारे में थोड़ा सा समझा जाए। देखिए कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे RBI है और यहाँ पे SBI है। अब SBI का क्या काम होता है, ये मार्केट में काम करता है, आम व्यक्ति इसमें पैसा जमा करते हैं निकालते हैं, और SBI से ये आपका ऋण भी लेते हैं। तो देखिए कि मान लीजिए कि अगर रेपो रेट अगर कम कर दिया जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे 4% रेपो रेट ले रहा है, तो RBI अगर 3% कर दे तो इसके पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा। SBI के पास पैसा ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, कम ब्याज दर पे देना स्टार्ट कर देगा ऋण। तो जो आम व्यक्ति हैं या बिजनेसमैन वाले हैं तो ये ज़्यादा इससे ऋण लेंगे, तो ज़्यादा ऋण लेंगे तो ज़्यादा उसमें मार्केट में आपका क्या होगा, पैसा त्वरित होगा, यानी कि मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाएगा। तो वो इस प्रकार देखिए कि मार्केट की गतिविधियाँ बढ़ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4% ले रहा है RBI, अगर 5% कर दे तो ये ऋण पे आपका ब्याज बढ़ा देगा। इस प्रकार किसी का मन भी होगा लेने के लिए कर्ज तो वो नहीं लेगा, तो मार्केट से पैसा इधर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और ऐसे ही RBI मेंटेन करता है महंगाई। और ये देखिए कि जब
सस्ता हो जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, भारत EU व्यापार के संदर्भ में, यानी भारत और यूरोपीय यूनियन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है 2024 में EU भारत का दूसरा सबसे व्यापारिक भागीदार था, एकदम सही है। पिछले एक दशक में EU और भारत के बीच वस्तुओं के व्यापार में लगभग 90% की वृद्धि हुई है, ये भी सही है। पिछले एक दशक में यूरोपीय संघ के साथ भारत का व्यापार अधिशेष लगातार बड़े स्तर पर बना है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि भारत का व्यापार अब अधिशेष में है और 2020 से लेके यूए के साथ लगातार अधिशेष में था, तो ये आपका बड़े स्तर पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के मेधासॉफ्ट परियोजना किसका प्रबंधन करती है या किससे संबंधित है? तो ये छात्र नामांकन डेटा और शिक्षा योजनाओं का विवरण प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि IRDP यानी कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम छठा पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया था, एकदम सही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य रियासती ऋण एवं उत्पादक परिसंपत्तियों के माध्यम से ग्रामीण गरीब का उन्मूलन करना है, ये भी सही है। ERD को बाद में 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के रूप में पुनः गठित किया गया, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। MSP के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला में दिया गया है MSP बुआई के मौसम के प्रारंभ में घोषित किया जाता है, एकदम सही है। यह कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर तय की जाती है, ये भी सही है। यह किसानों को संकटकालीन बिक्री से बचाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए कि डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा MSP के बारे में समझा जाए तो देखिए कि इसका मतलब क्या होता है MSP का, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा, यानी हिंदी में अगर बोले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब यहाँ पे देखिएगा कि सरकार क्या करता है कि जब बुआई होता है, मान लीजिए कि गेहूं का बुआई हो रहा है, तो सरकार क्या करता है कि तय कर देता है कि हम इस साल गेहूं आपका 16 रुपये के जी लेंगे। तो देखिए कि किसान के पास गेहूं उपज हो गया, अब ये मार्केट में गया गेहूं बेचने के लिए, और मार्केट में जितने व्यापारी हैं सभी मिल के ये क्या किए कि मिल गए और बोल दिए कि 12 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं लेगा। तो अब किसान को तो घाटा लगेगा, उसके पास पूंजी सभी चीज़ उसी से चल रहा है, तो ये किसान के पास ऑप्शन है कि यहाँ पे आके और 16 रुपये ये गेहूँ बेच दे, ताकि उससे उसका मतलब घाटा ना लगे, और 16 रुपये से ज़्यादा में बिक रहा है तो आसानी से वो मार्केट में बेच सकता है। तो ये किसान को बचाने के लिए ये लाया गया है MSP, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है पटना के वो कमिश्नर कौन थे जिन्होंने 3 जुलाई 1857 को पीर अली के विद्रोह को दबाया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, विलियम टेलर थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए कि पटना के कमिश्नर विनियर टेलर ने पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में आपका 1857 का क्रांति हुआ था, जिसे प्रथम क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो पटना में पीर अली नेतृत्व कर रहे थे और ये एक पुस्तक विक्रेता थे। तो इनके विद्रोह को किसने दबाया? तो विलियम टेलर के द्वारा दबाया गया। और आरा से तो आप जानते ही होंगे कि कौन थे, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। कुंवर सिंह थे जगदीशपुर से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, इन साहित्यिक कृति के लेखक युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं ये बताना है। पहला में देखिएगा मुंशी कंवंश, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो अतुल के द्वारा, तो ये आपका एकदम सही है। और देखिए कि ये केरल के इतिहास बताता है, तो ये आपका सही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि केरल का इतिहास कौन सा साहित्य बताता है? तो मुंशी कंवंश बताता है। राजतरंगी के बारे में आप जरूर सुने होंगे, ये जब भी पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए कि अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है। राजतरंगी आपका कश्मीर का इतिहास बताता है, कश्मीर के राजाओं का, ये कलहंस के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपका सही है। रामचरित ये संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया है, तो ये आप याद रखेगा। और देखिए कि ये केवड़ विद्रोह के विरुद्ध, यानी कि राजा
पाल वंश के बारे में ये बताता है, तो ये भी सही है। विक्रमादेव चरित्र ये विल्सन के द्वारा लिखा गया है। और देखिएगा कि कल्याणी के चालुक्य राजो विक्रम आदित्य फोर्थ के बारे में बताता है, तो ये चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 32 के बाद आपका 33 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है सुल्तान बलबन की नीतियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देखिए पहला में दिया गया है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि उसने व्यवस्था बहाल करने एवं पूर्ण राजकीय सत्ता प्रदर्शित करने हेतु रक्त और लौह का नीति अपनाया था। ये आपका एकदम सही है। उसने दिल्ली के आसपास के वनों को साफ कराया तथा मेवाती लुटेरों को कुचलने हेतु सैनिक चौकियां स्थापित किया। ये भी सही है। उसने सेना के पुनर्गठन हेतु दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना किया। ये भी सही है। उसने सिजदा यानी दंडवत प्रणाम करना और पाइबोस यानी कि पैर को चूमना जैसे फारसी दरबारी शिष्टाचार प्रारंभ किया। ये आपका सही है, तो चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा एवं निजाम दोनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली का साथ दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। देखिए कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए कि 1767 से 69 के बीच में होता है, जिसमें आपका हैदर अली और अंग्रेजों के खिलाफ जो ये मद्रास का संधि होता है, कोई इसमें नहीं जीतता है। इसके बाद देखिए कि दूसरा का जो होता है ये आपका 1780 से 84 के बीच में होता है, और इसमें देखिएगा कि आपका इसमें भी कोई जीतता नहीं है। ये मैंगलोर के संधि के तहत ये समाप्त होता है, लेकिन इसमें हैदर अली मारा जाता है। इसके बाद तृतीय देखिएगा कि आपका 1790 से 92 के बीच में होता है, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत खत्म होता है। टीपू सुल्तान यहाँ पे हारता है। और फिर चतुर्थ देखिए कि 1799 में ये आपका संधि नहीं होता है, यहाँ पे टीपू सुल्तान मर जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि 1939 में कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है नवंबर 1939 तक कांग्रेस के सभी 8 प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। ये आपका एकदम सही है। इसका कारण था वायसराय लिनथांगो द्वारा भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में पक्ष घोषित करना या द्वितीय विश्व युद्ध में इसे ढकेल देना, तो ये भी सही है। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ये भी आपका सही है। कांग्रेस ने युद्ध प्रयास के समर्थन की कीमत के रूप में पूर्ण एवं तत्कालीन स्वतंत्रता की मांग की। ये आपका गलत हो जाएगा, तो 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस तुरंत मांग नहीं करता है, डोमिनियस स्टेटस मांग करता है। 36 नंबर क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी के अनुसार अंग्रेजों द्वारा भारतीय धन की निकासी के तरीकों में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं था? तो देखिए कि आपका होम चार्ज था, एकदम सही है। जितने अंग्रेजी कर्मचारी थे तो उनके वेतन भत्ता ये सब के लिए होम चार्ज लिया जाता था। रेमिडेंस ये भी था और विदेशी व्यापार ये भी था, तो ये सभी था, तो इनमें से आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारत में मुसलमानों के लिए एक पृथक राजनीतिक पहचान का विचार सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से किसने व्यक्त किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता है कि पाकिस्तान का सर्वप्रथम किसने मांग किया? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द पहली बार दिया गया था और मांग किया गया था, तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है किस वंश के शासन काल में अवंती महाजनपद यानी मगध साम्राज्य में मिला लिया गया? तो देखिए कि किस शासन काल में अवंती महाजनपद जो था मगध साम्राज्य में मिला लिया गया, तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो आपका शिशुनाग वंश हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए कि आपका शिशुनाग के द्वारा ही शिशुनाग वंश की स्थापना किया गया था, तो ये याद रखेगा। नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो आपका महापद्मानंद है, और मर वंश के चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका
अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और देखिए कि 1919 से लेके 31 तक ये प्रकाशित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है भारत में डाक टिकट की शुरुआत किस ब्रिटिश गवर्नर ने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। तो डाक सेवा लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू होता है 1854 में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। पंडिता रमाबाई कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कि द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि जो बड़े जाति के या बड़े घरों के महिला थी, उनके बारे में इस किताब में मिलता है कि उनकी आज़ादी कैसे छीना गया है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, इनमें युग्मों में से कितने सही सुमेलित है? पहला में दिया गया है इंपीरियल असेंबली लॉर्ड लिटन 1877, ये आपका सही है। यहाँ पे महारानी को केसर की उपाधि दिया जाता है। दूसरा में है प्रथम भारतीय रेलवे लॉर्ड डलहौजी 1853, ये भी आपका सही है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही अप्रैल में ये चलाया गया था थाने से लेकर मुंबई के बीच में। और तीसरा में दिया गया है सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड बैटिंग के द्वारा किया गया था, 1829 में किया गया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ये भी सही है। भारत की द्वितीय जनगणना लॉर्ड लैंसडाउन 1891, देखिए कि भारत में प्रथम जनगणना आपका 1877 में होता है और लॉर्ड मेयो के काल में होता है। और देखिए कि ये नियमित जनगणना नहीं था, लेकिन पहला नियमित जनगणना 1881 से स्टार्ट होता है, जो कि लॉर्ड कैनिंग के काल में होता है। और उस प्रकार अगर देखा जाए कि नियमित जनगणना के तहत, तो ये आपका सही हो जाएगा कि भारत की अगर नियमित जनगणना द्वितीय कब हुआ, तो इसके काल में हुआ था, लेकिन नियमित यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये थोड़ा सा आपका हमको गलत लग रहा है। तो 1 2 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय थे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 1920 में इसका स्थापना किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि लाला लाजपत राय के बारे में अगर देखा जाए तो इन्हें पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है। और सैंडर्स जो केस था उसके विरोध में इनके सर पे लाठी लगता है, उसके बाद 1928 में इनका मृत्यु हो जाता है, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस पूर्व संगठनों और उसके संस्थापक वर्षों पर विचार करना है और सही सम्मेलन का यहाँ पे चुनाव करना है। पहला में दिया गया है लैंड होल्डर सोसाइटी 1837, एकदम सही है। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843, ये भी सही है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, ये भी सही है। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, ये भी सही है। तो ये चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है INS महिला अध्यक्षों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो इसमें गलत कथन चुनना है। पहला में देखिएगा नेली सेन गुप्ता INS की अध्यक्ष बनने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी, ये आपका, तो देखिए कि ये तो आपका सही हो जाएगा। नेली सेन गुप्ता ये दूसरी भारतीय मूल की महिला बनी थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और थोड़ा सा इसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट कब बनती है? तो ये 1917 में बनती है, लेकिन ये विदेशी थी। और पहली भारतीय मूल की महिला अध्यक्ष कौन बनती है? तो ये बनती है आपका सरोजनी नायडू बनती है। ये कब बनती है? तो 1925 में बनती है। और दूसरी भारतीय मूल की महिला आपका सेन गुप्ता बनती है, जो कि 1933 में बनती है। तो ये थोड़ा सा तीनों पॉइंट याद रखिएगा। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। आसिफ अली ये आपका गलत हो जाएगा। एनी बेसेंट INS की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये आपका सही है। तो इसमें देखिए कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका कथन गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किसकी स्थापना बैठक कहाँ हुई थी? तो इसकी संस्थापक बैठक कहाँ हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका देखिए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में किया गया था वामपंथियों के द्वारा। और इसमें देखिए कि आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे।
तो इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। और आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। पूना समझौता सितंबर 1932 में गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। हिंदू समुदाय की ओर से किसने हस्तक्षेप किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिए कि पृथक निर्वाचन मंडल यहाँ पे डिमांड किया जा रहा था अंबेडकर के द्वारा, ताकि हरिजनों और जो नीचे जाति के हैं उनको सुरक्षा मिल सके। तो इसके लिए लेके ये समझौता होता है। और देखिए कि 147 सीट देने पे राजी किया जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। पाल एवं सेना प्रशासनिक व्यवस्था में बिहार को दो विशिष्ट प्रांतों में विभाजित किया गया था। इन दोनों प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो देखिए कि पाल एवं सेना व्यवस्था में बिहार को दो विशिष्ट प्रांतों में विभाजित किया गया था। ये पाल नहीं होगा, प्रांत हो जाएगा। प्रांत और सेना में विभाजित किया गया था, तो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे। तो देखिएगा कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीनगर भुक्ति और तिरुभुक्ति। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर थे, एकदम सही है। महावीर विश्व तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे, ये भी सही है। प्रथम जय संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरा का आपका गुजरात में होता है, ये भी सही है। दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे, ये भी आपका सही है। तो चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखिएगा कि सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है वह भूमि की पैमाइश यानी मसाहत द्वारा राजस्व निर्धारित करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान था, एकदम सही है। उसने भू राजस्व को उपज का 50% निर्धारित किया, ये भी सही है। उसने राजस्व बकाया वसूलने हेतु दीवान ए मुख्तबराज स्थापित किया, ये भी सही है। उसने कुलीन वर्ग को कमजोर करने हेतु इनाम एवं मिल्क अनुदान घटाए, ये भी आपका सही है। तो चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निजाम उल मुल्क आसफ शाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना किस वर्ष किया था? तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तो ये हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसफ शाह के द्वारा किया गया था और ये 1734 में किया गया था, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1876 एक प्रमुख कांग्रेस पूर्व संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है उन्होंने 1818 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया, जो कि एकदम गलत है। देखिए कि 1814 में उनके द्वारा आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था और 1828 में जाके ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। दूसरा का देखिएगा उन्होंने पूर्व 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की, ये सही है। उनके प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेटी सती प्रथा समाप्त की, ये भी सही है। उन्हें मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय ने अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा था, ये भी सही है। तो 2, 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन है मिथिला के कनाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ने किस दार्शनिक ग्रंथ पर टीका लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का नाट्यशास्त्र। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। किस वायसराय ने 1900 में घोषित किया कि भारत में रहते हुए उनकी महान महत्वाकांक्षाओं में से एक कांग्रेस को शांतिपूर्ण मृत्यु की ओर ले जाने में सहायता करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है और ए हो हुम के द्वारा होता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम अध्यक्ष रहते हैं, तो ये सब आप याद रखिएगा। और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन रहता है जब इसका स्थापना होता है कांग्रेस का। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 के बाद 56 नंबर। मार्च 1925 में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका हो जाएगा विठल भाई पटेल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है।
और देखिए कि 1925 से ये 1930 तक उसमें रहते हैं। तो भारतीय का विधानसभा में चुना जाना एक ऐतिहासिक था। अगला क्वेश्चन है 56 के बाद 57 नंबर। हड़प नीति, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिएगा कि आपका किन क्षेत्रों पर लागू किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा झांसी तो था ही, नागपुर था, सतारा भी था। तो ये आपका तीनों था, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि सबसे पहले सतारा को हड़प किया गया। इसमें देखिए कि ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये नीति लाया गया था, हड़प नीति। और जिसके पास पुत्र नहीं होता था या कोई भी गड़बड़ी बता के उस क्षेत्र को हड़प लेता था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट की हड़प नीति जो है ये किसने शुरू किया गया, कौन शुरू किया, तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया। और सबसे पहले किस क्षेत्र को हड़पा, तो ये सतारा को हड़पा। झांसी में देखिएगा कि इनके दत्तक पुत्र को नहीं मान्यता दिया जा रहा था, तो उनके वहाँ भी हड़पा गया। नागपुर देखिए कि नागपुर को 1949 में हड़पा गया। तो सभी को धीरे धीरे हड़पना था, कभी कुशासन के द्वारा, कभी दत्तक पुत्र के द्वारा, कभी कुछ ना कुछ बहाना बना के। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कांग्रेस में नरमपंथियों और गरमपंथियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले एक प्रमुख नरमपंथी थे जो संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखते थे, एकदम सही है। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। दूसरा में दिया गया तिलक, बिपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय ने गर्मपंथी लाल बाल पाल समूह बनाया, एकदम सही है। गर्मपंथियों को 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से अस्थायी रूप से निष्कासित कर दिया गया। देखिए कि ये अस्थायी रूप से तो नहीं हुए, फिर आपका 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इन्हें शामिल भी कर लिया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। नरमपंथी मुक्त याचनाओं, प्रार्थनाओं और ज्ञापनों पर निर्भर रहते थे, ये सही है। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राज्य चिन्ह में अंकित शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किससे लिए गए हैं, तो ये देखिए कि लिया गया है आपका मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजेली की सहायक संधि के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखिएगा पहला में दिया गया है भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना अपने खर्च पर रखनी पड़ती थी, एकदम सही है। उन्हें अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट स्वीकार करना पड़ता था, ये भी सही है। यह सर्वप्रथम 1858 में हैदराबाद के निज़ाम पे लागू हुआ। तो देखिए कि सबसे पहले हैदराबाद का निज़ाम ही ये सहायक संधि अपनाता है, तो ये भी आपका सही है। शासक अपनी स्वतंत्र विदेश नीति संचालित करने का अधिकार बनाए रखते थे, ये आपका देखिएगा कि गलत हो जाएगा। शासक जो था लोग विदेश नीति नहीं कर सकता था लोग, ये आपका अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था नियंत्रण, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था जब रानी चाहती है कि कोई न मरे, जब गवर्नर घोषित करता है कि सभी जीवित रहे, तो क्या तुम कायरता और भूखमरी से खुद को मार डालोगे, ये आपका कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और देखिए कि यह प्रसिद्ध कथन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक का तो है ही। और देखिए 1897 के विनाशकारी भारतीय अकाल के दौरान किसानों से अपने अधिकारों का दावा करने का आग्रह करने के लिए उन्होंने मराठा भाषा के समाचार पत्र केसरी में यह जोशीली अपील किए थे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखिए कि केसरी जो पत्रिका है किनके द्वारा लिखा गया है, मतलब किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो ये याद रखेगा। और मराठा भाषा में। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दिल्ली में 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और इससे अधिक नहीं थे। तो देखिए कि एक मुख्य न्यायाधीश और 5 अन्य न्यायाधीश, तो 6 न्यायाधीश हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के उग्रवादी गुट ने जिसके मुख्य नेताओं में से एक जवाहरलाल नेहरू थे, किसके विरोध में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना किया गया था, तो ये किया गया था आपका नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट सीधे विरोध में ये स्थापित किया गया था। और
ये नेहरू रिपोर्ट क्या था, तो नेहरू रिपोर्ट में ये मांग किया गया था कि अंग्रेज हमको डोमिनियस स्टेट दे। तो डोमिनियस स्टेट का मतलब क्या होगा कि शासन तो वही करेंगे। तो ये आपका इसके विरोध में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इन पार्टियों के गठन का सही काल अनुक्रमण क्रम कौन सा है? तो इसमें बताना है। तो देखिए कि अनुशीलन समिति आपका 1902 में किया गया था इसका स्थापना। और इसके बाद देखिएगा कि अभिनव भारत सोसाइटी 1904 हो जाएगा। विनय दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा 1913। और ये देखिएगा कि कहाँ किया गया था, सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी 1923 में किया गया था इसका स्थापना। तो ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देने का सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला में दिया गया है, गलन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। तो देखिए कि जब गलन अवस्था में कोई पदार्थ रहता है तो तापमान स्थिर रहता है, एकदम सही है। अगर तापमान बढ़ेगा तो वो लिक्विड हो जाएगा, या अगर घटेगा तो ठोस हो जाएगा। तो स्थिर रहेगा तो अभी वो गलन अवस्था में रहेगा। तो ये आपका सही है। गलनांक पर ठोस एवं द्रव साम्यावस्था में सही सह अस्तित्व में रहते हैं, ये भी आपका सही है। गलनांक दाब से स्वतंत्र होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि जब दाब बढ़ेगा तो गलनांक भी बढ़ता है, तो ये गलत है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मुंह का पीएच किस स्तर से नीचे गिरने पे दांत क्षय तेजी से होता है, यानी कि दांत खराब होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5.5 से अगर नीचे गिरता है तो अम्लता खत्म होता है, जिसके कारण क्षयता हो जाता है, यानी कि क्षय हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी सही है। 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि एक पादप कोशिका को एक ऐसे घोल में रखा जाता है जहां कोशिका के बाहर विलेय की सांद्रता कोशिका के अंदर विलेय की सांद्रता से अधिक होती है। कोशिका के साथ क्या होगा और इस प्रकार के घोल को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के घोल को देखिएगा कि कोशिका की आंतरिक सामग्री भित्ति से सिकुड़ कर अलग हो जाती है, और घोल को इसे बोला जाता है हाइपोटोनिक्स। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खमीर में अवयवीय श्वसन यानी किण्वन के दौरान पाइरूवेट किस में परिवर्तन हो जाते हैं? तो ये देखिए कि किस में परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एथिनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ये बदल जाते हैं, जिसके कारण देखिए कि जो मैदा या आटा जिसमें भी खमीर डाला जाता है तो वो आपका ऐसे ऐसे छिद्र टाइप का बन जाता है, और उसमें ऑक्सीजन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। तेज हवाओं के दौरान आम का एक ताजा तना बिना टूटे मुड़ जाता है। इस लचीलेपन के लिए मुख्य रूप से कौन सा ऊतक जिम्मेवार होता है? तो कभी आप ताना देखे होंगे तो ऐसे सीधा रहता है तो उसे हम लोग ऐसे मोड़ देते हैं, तो मुड़ने टूटने मतलब नहीं टूटता है, इसका क्या कारण रहता है? तो इसमें पाया जाता है एक पदार्थ जिसे बोला जाता है केलेन काइमा। तो केलेन काइमा के द्वारा वो आपका लचीला बना देता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस प्रकार के संशोधित लेंस की आवश्यकता होती है? तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसे दूर के वस्तु नहीं दिखाई देता है, और दूर के वस्तु देखने के लिए आपका अपसारी लेंस चाहिए, यानी कि अवतल लेंस चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और वहीं पे अगर दूर दृष्टि दोष रहता, जिसे हाइपिया इंग्लिश में बोला जाता है, निकट दृष्टि को माइपिया और उसे हाइपिया बोला जाता है, तो उत्तर लेंस वहाँ पे लगाया जाता है। अगर दोनों दोष रहता है तो द्विफोकस लेंस लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर वोल्टेज स्रोत से जुड़े एक प्रतिरोध का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का क्या होगा? तो देखिए कि उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। एक कोशिकीयों के किस वर्ग में हृदय शरीर को ऑक्सीजन रक्त नहीं पंप करता है? तो ये आपका राइट आंसर देखिए कि आपका हो जाएगा जो मत्स्य स्पीसीज होता है लोग उसमें पंप नहीं करता है। तो ये राइट आंसर आपका डी सही है। देखिए कि मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है जो केवल ऑक्सीजन रहित रक्त को गलफड़े तक पंप करता है।
और गल्फड़ों से ऑक्सीजन रक्त सीधे शरीर में जाता है। तो ये थोड़ा-सा आप समझिएगा, याद रखिएगा। वह विटामिन जिसकी मात्रा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध में दही के बदलने के बाद बढ़ जाती है। तो वो इसमें कौन-सा विटामिन है, ये पूछा जा रहा है। तो ये विटामिन बी12 हो जाएगा। वह विटामिन जिसकी मात्रा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध को दही में बदलने के बाद बढ़ जाती है, तो विटामिन बी12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए, कमरे के तापमान पे धातुओं के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला में दिया गया है, कमरे के तापमान पर सभी धातुएं ठोस होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। सभी धातु ठोस कैसे रहेगा, तो ये पहला गलत है। दूसरा का देखिएगा कि कमरे के तापमान पर केवल पारा ही एकमात्र शुद्ध धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, ये आपका सही है। गैलियम और सीजियम को हथेली पर रखने पर ये पिघल सकते हैं, ये भी आपका सही है। गैलियम और जो सीजियम होता है, अगर हाथ पे रखा जाए तो शरीर का जो तापमान होता है उससे कम तापमान पे ये पिघलता है। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक पीली कजल युक्त ज्वाला के साथ जलते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असंतृप्त कार्बन यौगिक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शरीर तरल आंच से पचे हुए वसा को ले जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लसिका के द्वारा लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। संयोजक ऊतक। संयोजक ऊतक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही सुमेलित बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। पहला में देखिए कि कंडराय, जिसे टेंडोर के रूप में जाना जाता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ती है और अत्यधिक लचीला को रोकती है, ये आपका गलत हो जाएगा। यह लिगामेंट का वर्णन कर रहा है यहाँ पे, अगर लिगामेंट रहता है तब ये सही हो जाता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और बाकी देखिएगा कि यहाँ पे स्नायु, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और स्थिरता प्रदान करता है, हलचल को सीमित करते हैं और जोड़ के खिसकने को रोकने में मदद करता है। इसे इंग्लिश में लिगामेंट बोला जाता है, हिंदी में स्नायु हो जाएगा, तो ये सही है। उपास्तिक यानी कि कंडराय, ये देखिएगा कि नरम जेली जैसी मैट्रिक्स और लचीलापन प्रदान करता है और हड्डी के सिरों को गति देता है, तो ये आपका सही है। हड्डी देखिएगा कैल्शियम और फास्फेट यौगिक का कठोर मैट्रिक्स है, यानी कि कैल्शियम और फास्फेट से बनता है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 2, 3, 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि रोगों को उनकी कमी के कारणों से सुमेलित कीजिए, यानी कि किस कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो पहला में दिया गया है आपका खैरा या चावल रोग। तो देखिए कि खैरा जो रोग होता है चावल में, ये जिंक की कमी से होता है। और एनीमिया जो होता है, ये इसमें खून का कमी हो जाता है, ये आपका लोहा के कमी से होता है। और स्कर्वी रोग तो आप जानते ही हैं, विटामिन सी के कमी से होता है, जो हम लोग का त्वचा है झुलस जाता है और रूखापन उसमें आ जाता है। घेंगा रोग आयोडीन के कमी के कारण होता है, जो गर्दन रहता है वहाँ पे निकल जाता है एक गोल प्रकार का। तो देखिए कि आपका खैरा रोग जिंक के कमी, और एनीमिया रोग आपका लोहा के कमी, और स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी, और घेंगा रोग आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। 79 के बाद अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मानव कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना हमलावर बैक्टीरिया को मार सकती है, क्योंकि यह बैक्टीरिया के निम्नलिखित भाग को निशाना बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये निशाना बनाती है कोशिका भित्ति को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा या भाषाएं असेंबली भाषाएं हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सा होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा X86 और उसके बाद MIPS, तो 3 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कंकाल पेशियों को धारीदार या रेखीय पेशी क्यों कहा जाता है। तो इसके कहने के पीछे क्या क्या कारण है, तो ये है वे एकांतर गहरी एवं हल्की रेखाएं होती है, यानी कि हल्की पट्टियाँ होती है और दिखाई देती है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गन्ने की चोटी काट देने के बाद ही वह बढ़ता रहता है, कौन सा विभाजक इसे संभव बनाता है। तो देखिए कि ये कौन सा विभाजक इसे संभव बनाता है, तो अंतर्वेशी
विभाजक संभव बनाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो देखिए कि आंतरिक कारक में आपका क्लोरोफिल आ जाएगा। तो देखिए कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है पेड़ पौधे का भोजन बनता है। जो पत्ता होता है हरा जो या हरा पत्ता का ये या छाल के आसपास में देखिए नुकेर के, तो वहाँ पे भी हरा हरा रहता है। तो वही क्या है, क्लोरोफिल है। और जब इस पे प्रकाश बनेगा तो प्रकाश के साथ अभिक्रिया करके ये आपका भोजन बनाता है पेड़ पौधे का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों ने अपनी हार्डवेयर तकनीकी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी के। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत सेल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो एक बैटरी विद्युत वाहक बल वह शक्ति है जो बैटरी द्वारा प्रति इकाई धारा प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 87 नंबर क्वेश्चन है। एक चालक तार की विद्युत प्रतिरोधकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिए कि यदि तार की लंबाई बदल दी जाती है तो चालक की प्रतिरोधकता वही रहती है। ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गतिशील पिंड के लिए निम्नलिखित में से क्या शून्य हो सकता है? तो देखिए कि जब कोई पिंड अगर गतिशील हो तो उसमें विस्थापन और औसत वेग दोनों आपका शून्य हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी से सटीक रूप से किस परिघटना का उपयोग कर ट्रैक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें आपका डॉपलर प्रभाव ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए कि स्रोत और प्रेक्षण के एक दूसरे के सापेक्ष गति पर प्रेक्षित आवृत्ति में परिवर्तन का उपयोग करके उपग्रहों का ट्रैक किया जाता है और ये सिद्धांत डॉपलर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वथनांक के दौरान निरंतर ऊष्मा देने पर भी जल का तापमान क्यों नहीं बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सारी ऊष्मा अंतराण्विक बंधनों को तोड़ते हुए वापसन की गुप्त ऊष्मा के रूप में प्रयुक्त होती है। यह गुप्त ऊष्मा के रूप में काम करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में विद्युत अपघटन के रूप में कौन से पदार्थ उपयोग किए जाते हैं? शुष्क सेल जैसे कि आप टर्च उपयोग करते होंगे तो उसमें जो बैटरी लगता है तो वो सब शुष्क सेल का ही उदाहरण है। तो इसमें देखिएगा कि आपका कौन सा हो जाएगा। तो ये तो आप भी जानते होंगे, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दर्पण पे रजत लेप में ग्लूकोज का उपयोग होता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज कार्य करता है। तो देखिए कि ग्लूकोज एक अपमार्जक के रूप में काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनने पर एक पीला तरल सीरम यानी जो सीरम रहता है रिश्ता है। तो ये आपका क्या है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिएगा कि रक्त प्लाज्मा से फाइब्रोब्रिनोजन को घटाकर ये आपका निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, तापमान बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या बढ़ता है? तो तापमान बढ़ने पर देखिए कि वापसन की दर बढ़ जाएगा, गैस के विसरण दर बढ़ जाएगा, जल में अधिकांश ठोसों की विलयता बढ़ जाएगा, गैस का आयतन भी बढ़ जाएगा। तो तापमान जिसे बढ़ता है वहाँ से गैस आपका ऊपर की तरफ उठने लगता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन पहला प्रतिजैविक किस प्रकार जीव से प्राप्त होता है? तो देखिए कि ये आपका कवक जिसे हिंदी में फफूंदी भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के पहाड़ी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र और मैंग्रोव इकोसिस्टम में वन आवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिएगा कि आपका सभी भारतीय क्षेत्रों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन और वृक्ष आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है, लेकिन वर्तमान आकलन में वन आवरण में कमी देखी गई है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? तो एमपी में है। तो ये आप याद रखेगा और प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम हो जाएगा। बिहार की नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, एकदम सही है।
किशनगंज नेपाल से लगने वाला बिहार का सबसे पूर्ववर्ती जिला है। ये भी सही है। और याद रखिए किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा भी होता है। पश्चिम चंपारण नेपाल से लगने वाला बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है, तो ये भी एकदम सही है। उसके बाद देखिए कि बिहार की नेपाल के साथ सीमा की कुल लंबाई 726 किलोमीटर है, ये भी सही है। तो सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। थोड़ा-सा इसके बारे में हम लोग देखा जाए डिटेल में, हालाँकि डिटेल में देखने के बाद वीडियो तो बड़ा हो ही जाएगा, लेकिन देखना ज़रूरी है। तो थोड़ा-सा एक बिहार का ये आपका मैप रहा। अब देखिए कि यहाँ पे आपका पश्चिम चंपारण है, इसके बाद ये पूर्वी चंपारण हो जाएगा और इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी के बाद मधुबनी आता है, और मधुबनी के बाद देखिएगा कि आपका सुपौल आएगा, सुपौल के बाद अररिया आएगा, और अंतिम ये जो छोर दिखाई दे रहा है ये आपका किशनगंज है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि 7 में से मतलब कि बीच में कौन-सा आ जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा मधुबनी। यहाँ से क्वेश्चन, और ये सब देखिएगा कि आपका भारत के सीमांचल क्षेत्रों में आता है, तो ये आप याद रखिएगा। तो सबसे पूर्व में तो ये हम लोग देखिए लिए लोग कौन-सा आ जाएगा, पश्चिम चंपारण, जो कि बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है क्षेत्रफल के हिसाब से। और यहाँ पे टाइगर रिज़र्व भी पाया जाता है, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ से लेके इस छोर से लेके इस छोर तक अगर इसका लंबाई देखा जाए तो 726 किलोमीटर है, तो ये याद रखिएगा। और 1950 में भारत और नेपाल के बीच में मैत्री समझौता हुआ है इन सभी डिस्ट्रिक्ट को लेके, तो ये याद रखिएगा। और साथ में याद रखिएगा कि जो नेपाल है, ये बिहार के साथ-साथ यूपी के साथ भी अपना सीमा साझा करता है, तो ये आपको याद रखना है। और किशनगंज जो यहाँ पे है, भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ पे, सॉरी भारत में नहीं, बिहार में सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो किशनगंज हो जाएगा। साथ में याद रखिएगा किशनगंज से कि यहाँ पे चाय का खेती सबसे ज़्यादा होता है बिहार में, तो ये आपको सभी पॉइंट याद रखना है। तो इतना तो आपको पता ही होगा। यहाँ से एक नदी गुजरता है जिसका गंगा नदी नाम है, और बिहार को 2 भागों में बाँट देता है, एक आपका उत्तरी भाग और एक आपका दक्षिणी भाग। तो आगे देखा जाएगा अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन है 97 के बाद 98 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से देश लाल सागर से पूर्व की तट से लगते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमन और सऊदी अरब। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि सुएज नहर ये उत्तर में लाल सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ता है, तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सुएज नहर लाल सागर को किससे जोड़ता है, तो भूमध्य सागर से जोड़ता है, और विश्व में सबसे व्यस्त आपका मार्गों में से एक है। उत्तरी अमेरिका के 5 महान झीलों में से कौन-सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये मिशिगन जो झील है, ये आपका अमेरिका में पड़ेगा। बाकी लेक सुपीरियर, ह्यूरन झील और ईरी झील, ये सभी आपका अमेरिका और कनाडा में पड़ता है। और देखिए कि एक ये पंजा की तरह आकार बनाता है, बहुत सारा यहाँ पे नदी आके मिलता है, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार में कितने जिले पूर्णतः भूकंपीय क्षेत्र के 5 ज़ोन के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। मधुबनी और सुपौल इसके अंतर्गत आता है, तो ये आप याद रखिएगा। 100 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन है। भारत के उत्तरी मैदान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, भाबर शिवालिक तराई के साथ एक संकीर्ण पट्टी है जहां धाराएं भूमिगत हो जाती है, एकदम सही है। तराई भाबर के दक्षिण में एक दलदली पट्टी है जहां धाराएं पूर्णतः प्रकट होती है, ये भी सही है। भागर नदी की बाढ़ों से नवीनतम जलोढ़ मिट्टी निक्षेपों को संदर्भित करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। कृषि के लिए खादर मृदा भांगर से अधिक उपयोगी है, ये आपका एकदम सही है। देखिए कि जो नेपाल और बिहार का सीमा लगता है, तो उसके आसपास में यहाँ पे कंकड़ वाला भूमि है, यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा कंकड़ है। जैसे पथरीला जगह देखते हैं, तो ये नदी क्या होता है कि अब एक चीज़ समझिए कि कंकड़ रखिएगा एक बाल्टी में, और इसमें बहुत सारा छोटा-छोटा कंकड़ रख दीजिएगा, यहाँ तक भर दीजिएगा। इसमें 1 गिलास पानी डालिएगा, तो पानी कहाँ रहेगा, ये चल जाएगा नीचे। वैसे ही यहाँ पे कंकड़ बहुत सारा है ऊपर, तो नदी क्या होता है कि नीचे प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाता है। फिर 13 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर से आपका स्थलीय भूमि आता है, तो ये फिर से बाहर आके वहाँ पे प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका देखिएगा कि ये आपका जो पूछ रहा है, ये आपका सही है।
तो देखिए 1, 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो प्रायद्वीपीय नदी के बारे में पूछ रहा है। तो थोड़ा सा अगर हम आपको पहले समझा दें, तो देखिएगा कि आपका नदी को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका हिमालय नदी, जिसे उत्तरी नदी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा का एक प्रायद्वीपीय नदी हो जाएगा। तो ये दो भाग हो गया, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय नदी बारहमासी होता है। इसका कारण है कि ये आपका बर्फ पिघलने और साथ में वर्षा दोनों से पानी पाता है। और यहाँ पे देखिएगा कि ये आपका बारहमासी नहीं होता है, सीजनल होता है, मौसमी, यानी कि बरसात के दिनों में प्रवाहित होता है। हिमालय का नदी बड़ा होता है लंबाई में, और इधर का नदी छोटा होता है। हिमालय का नदी जो है ये डेल्टा बनाता है, यानी कि जब नदी प्रवाहित होगा तो पहाड़ों से टकराता है, तो उसमें चूरा बना देता है, पहाड़ों को छोटा छोटा कण, और साथ में जो भी उसमें आपका पत्ता या पेड़ पौधा गिरा तो उसे सरा गला के ये आपका लेके आता है, और जहाँ पे बाढ़ आएगा, यहाँ पे जहाँ पे मुहासा रहेगा, वहाँ पे वो उसको निक्षेपित कर देता है, तो उससे वो डेल्टा बनता है। इधर का नदी नहीं बनाता है। तो ये सभी आप पॉइंट याद रखेगा। और इधर के जो नदी है ये आपका जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करता है लोग, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट, प्रायद्वीपीय नदी अपवाहित हिमालय प्रवाह से पुराना है। ये आपका एकदम सही है, ये पुराना है। और देखिएगा अधिकांश प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। देखिए ये भी आपका सही है। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये आपका पूर्व से इधर से लेके पश्चिम के तरफ प्रवाहित होता है और अरब सागर में मुहासा बनाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ISFR 2023 के अनुसार 2021 के आकलन की तुलना में भारत के कुल वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1445.81 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, तो राइट आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चुनाव करना है। ओजोन परत के बारे में हम थोड़ा सा आपको समझा दें, उसके बाद देखा जाएगा। तो देखिए मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी हो गया। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि जैसे कि सूर्य का जो किरण आता है, तो सूर्य के किरण में बहुत सारा रेडिएशन आता है, परावैज्ञानिक किरण आता है, जो कि मनुष्य के साथ साथ सभी जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए खतरनाक होता है। तो उसके लिए प्राकृतिक ने क्या किया है कि 40-50 किलोमीटर ऊपर एक गैस का लेयर है जिसका नाम है ओजोन परत, जिसे ओजोन गैस के नाम से जाना जाता है। अब जैसे हानिकारक रेडिएशन यहाँ पे पड़ेगा, तो ये ओजोन गैस क्या करता है कि इसे या तो एब्जॉर्ब कर लेता है यानी सोख लेता है, या इसे रिटर्न ऐसे भेज देता है। तो रिटर्न भेज देगा तो ये आपका पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंचता है, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। इससे जैव विविधता का रक्षा हो जाता है। और देखिएगा कि ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है, तो ये आप याद रखिएगा, इसका सूत्र O3। और देखिए कि इसकी मोटाई किस में मापा जाता है, तो डॉप्सन में मापा जाता है, डॉप्सन। और साथ में याद रखिएगा कि ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। और क्यों मनाया जाता है, ताकि जो CFC गैस है, CFC गैस के कारण ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, इसके कारण ओजोन गैस का क्षय होता है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए या जागरूकता पाने के लिए ये आपका मनाया जाता है। और CFC गैस कहाँ से निकलता है, तो जो कूलिंग मशीन होता है, जैसे AC हो गया, या आपका और भी जो कूलिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर, तो उससे निकलता है। तो ये याद रखिएगा। ओजोन गैस जो है ये सड़ा हुआ मछली की तरह गंध देता है, तो ये भी आपका याद रखना है। और अंटार्कटिक में इसकी मोटाई सबसे कम है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। चलिए अब ऑप्शन देखा जाए। पहला में दिया जा रहा है कि ओजोन परत समताप मंडल में लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। ये आपका एकदम सही है। 20-30 किलोमीटर दे रहा है, कहीं कहीं पे 40-50 किलोमीटर हो जाता है, ये आपका सही है। यह सूर्य से आने वाली अधिकांश हानिकारक परावैज्ञानिक विकिरण को अवशोषित करता है, ये भी सही है। और देखिएगा इसका क्षरण क्लोरोफ्लोरो यानी CFC के कारण होता है, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में ओजोन परत क्षरण को रोकने के लिए समझौता है, ये भी आपका सही है। चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, कश्मीर हिमालय की किन दो प्रमुख नदियों के बीच सीमा बंद है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका सिंधु और सतलज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बिहार के जलोढ़ मैदानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है
और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है जलोढ़ की अधिकतम गहराई 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में देखी जाती है। ये आपका एकदम सही है। देखिए कि इधर से गंगा नदी और बहुत सारा नदी प्रवाहित होता है। कोसी नदी भी इधर ही प्रवाहित होता है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में 86 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में स्थित गंगा के मैदान में जलोढ़ की गहराई अपेक्षाकृत कम है। ये भी आपका सही है। मुजफ्फरपुर और सारण के बीच जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई 100 से 250 मीटर के बीच में मापी गई है। ये आपका गलत हो जाएगा। 100 से 700 मीटर तक की गहराई मापा गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए कि कौन सा है, तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। एक चीज़ हम आपको समझाते हैं यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप में भी गिना जाता है, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर देखिएगा तो इस प्रकार ये देश है। इसके जितना ये सीमावर्ती क्षेत्र है, ये आपका मरुस्थल के अंतर्गत आता है। जो इसका बीच वाला क्षेत्र है, ये मरुस्थल में है। और जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उसकी अधिकांश जनसंख्या ये आपका तटीय क्षेत्र में रहती है। तो इसके कारण देखिए कि जो आपका ऑस्ट्रेलियाई होते हैं, ये आपका तट के आसपास में ज़्यादा रहते हैं और बीच में रेगिस्तान ज़्यादा मिलेगा। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्ट, या आप देखिए कि मूंगा की चट्टान यहाँ पे पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। तो ये भी पूछता है, तो ये आपका देखिए पूर्व की तरफ है, उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सहारा से होकर मिस्र पर बहने वाली गर्म और शुष्क और धूल भरी वसंतकालीन पवन कहलाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है खमसिन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जैसे कि भारत में लू होता है, वैसे ही यहाँ पे खमसिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका देखिएगा, अपने जलवायु वर्गीकरण में कोपेन ने बिहार के उत्तरी भाग को CWG जलवायु प्रकार के अंतर्गत और दक्षिणी भाग को AW जलवायु प्रकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। तो ये आपका सही है। दूसरा का देखिएगा कि थर्नवेट ने बिहार के अधिकांश भाग को CAW श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया है, जबकि उत्तरी संकीर्ण पट्टी को CBW। ये आपका हो जाएगा, ये भी सही है। और देखिए कि आपका 2 सही है, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति जनगणना 2011 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% है, एकदम सही है। मध्य प्रदेश में पूर्ण संख्या में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है, ये भी सही है। राज्यों में मिजोरम में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है, ये भी सही है। बिहार की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 1.3% है, ये भी सही है। चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐतिहासिक रूप से बिहार में अभ्रक यानी माइका उत्पादन किन जिलों समूहों में संकेंद्रित है, यानी कि इसका भंडारण है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा, गया, नवादा और मुंगेर और जमुई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक का भंडारण बिहार में ही है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धारा बिहार और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग का काम नहीं करता है? तो इसमें देखिएगा कि पहला में दिया गया है सुमेश्वर, ये आपका तो काम करता है। उधर ये सुमेश्वर का श्रेणी है जो 75 वर्ग किलोमीटर के आसपास में ये फैला हुआ है। इसके बाद भीखना थोड़ी, ये भी हो जाएगा। मावत, ये भी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादक देखिए कि अभ्रक, जूट और दूध में हो गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए जो उत्तर की ओर गंगा नदी में मिलती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोसी और महानदी हो जाएगा। और साथ में देखिएगा कि उत्तरी कोयल और चंदन, ये नहीं होगा, बागमती और कमला हो जाएगा। तो ये आपका 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जलोढ़ मृदा भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत को आच्छादित करती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
लगभग 40 से 45% हो जाएगा और भारत में सबसे ज़्यादा यही मुद्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। हाल ही में खबरों में रहे मालवान मालवान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि मालवान भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया एक एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, एकदम सही है। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है, ये भी सही है। यह पोत पानी के नीचे होने वाले युद्ध अभ्यासों के लिए टारपीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट से लैस है, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा त्योहार माटी नाइन मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पूर्वांचल में ये होता है, तो ये याद रखेगा। इसमें खान पान, पर्यटन, विरासत, ये सब इसका केंद्रीय होता है, तो ये आपका राइट आंसर पूर्वांचल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। कीवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 के अनुसार किस भारतीय संस्था ने विश्वविद्यालय और संस्थानों के बीच सबसे अधिक विषय प्रविष्टियां दर्ज की है? तो ये हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ ईयर 2025 किसे नामित किया गया है? तो ये देखिएगा कि आपका शीतला देवी को नामित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने रोजगार योजना के विस्तार घोषित किसके लिए किए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किसके लिए किया गया है? तो ये आपका कपड़ा निर्यात के लिए किया गया है। निर्यात का मतलब कि दूसरे देश में बेचने के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य पूर्व अमेरिका सैन्य ठिकानों के संदर्भ में निम्नलिखित जुड़ियों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें देखिएगा, पहला में दिया गया है अल उदीर ए बेस, ये कुवैत दिया गया है, तो ये आपका देखिए कि ये सबसे बड़ी सैन्य ये आपका अड्डा है अमेरिका का, तो ये आप याद रखेगा। ये आपका कतर में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, कुवैत में नहीं है, कतर में है। उसके बाद दिया गया है कि कैंप आरिफ जान ये आपका कहाँ पे है? तो ये देखिएगा कि ये आपका कुवैत में है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अल धाफरा एयरबेस ये यूएई में है, ये आपका एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 9 चीते छोड़े। ये चीते किस देश से लाए गए थे? तो ये तो अभी जानते हैं कि ये आपका बोत्सवाना से लाया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और पहला जो देखिएगा कि आपका कहाँ से लाया गया था, ये नामीबिया से पहला लाया गया था, लेकिन अभी वाला ये आपका बोत्सवाना से लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लड़कियों के लिए एक राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान कहाँ शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जयपुर जानते ही हैं कि ये आपका राजस्थान में ये भी पड़ता है, उदयपुर और जोधपुर भी पड़ता है। उदयपुर को झीलों वाला शहर बोला जाता है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का विषय क्या था? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, तो ये याद रखेगा। और इसका थीम का अगर बात किया जाए तो विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति प्रदान करना, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयतुल्ला अली खामनेई के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि वे 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, एकदम सही है। सर्वोच्च नेता बनने से पहले उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2026 के विटली पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, बरखा सूबा को पश्चिमी हिमालय में हिमालय सैलामेंडर के संरक्षण पर उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। परवीन शेख को चंबल और गंगा नदी प्रणालियों के किनारे इंडियन स्कीपर के संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, एकदम सही है। तो देखिए कि 2026 में परवीन शेख को दिया गया है विटकल पुरस्कार, और इसे ग्रीन देखिए कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है।
व्हिटकल पुरस्कार को, तो ये याद रखिएगा, इसे व्हिटली बोला जाता है। और देखिए तीसरा का नंबर, व्हिटली पुरस्कार प्रति वर्ष इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन यानी IUCN द्वारा प्रदान किया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये पुरस्कार देखिएगा कि व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। रूसोम के नाम से जाने जाने वाले पारंपरिक वेद के पुल जो हाल ही में खबरों में थे, निम्नलिखित में से किस समुदाय से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका लेप्चा समुदाय हो जाएगा, जो कि आपका सिक्किम में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। वहाँ के एक समुदाय है सिक्किम के, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर, मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली के संदर्भ में जो हाल ही में खबरों में थी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि यह वाहनों को टोल प्लाज्मा पर रुके बिना टोल जमा करने में सक्षम बनाती है, एकदम सही है। यह प्रणाली वाहन की पहचान के लिए फास्टैग के साथ साथ ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरा का उपयोग करती है, ये भी आपका सही है। गुजरात में 84 फी प्लाजा MLFF प्रणाली के तहत भारत का पहला बाधा मुक्त टोल प्लाज्मा बन गया है, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोकन हिपोस शब्द जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किस देश से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका कोलंबिया हो जाएगा, ये कोलंबिया से जुड़ा हुआ है, तो ये याद रखिएगा। कोकेन हिपोस कौन सा राज्य प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र को चालू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो गिग इकोनॉमिक मतलब क्या होता है? गिग श्रमिक, तो जो असंगठित जो श्रमिक होते हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में उद्घाटित कोस्टल एटमॉस्फेरेंस रिसर्च टेस्ट बेड की स्थापना निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सनराइज सेक्टर उभरते क्षेत्रों के वित्त पोषण में सहायता हेतु शुरू किया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसका नाम है चक्रा, निम्नलिखित में से किसकी एक पहल है? तो देखिए कि चक्रा पहल उससे संबंधित है जैसे कि कोई भी ऐसे छोटा मोटा उद्योग हो जिसका भविष्य अच्छा हो, जैसे कि आप मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर हो गया या आपका कोई ऐसा बिजनेस, तो ये आपका देखिएगा कि आपका किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसमें ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और उस कंपनी को बूस्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करुणा अभियान जो हाल ही में पतंग उड़ाने के मौसम के दौरान घायल पक्षियों को बचाने के लिए चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तिब्बत आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने हाल ही में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, किस श्रेणी में जीता गया है? तो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक कथन और कहानी कथन रिकॉर्डिंग के लिए दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2026 ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉलेस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि ये 7 फरवरी 2026 को पटना में आयोजित किया गया था और 105वां स्थापना दिवस है, तो ये याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष मतलब इसके अध्यक्ष कौन है अभी? तो ओम बिरला है, तो वो आए थे, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 फरवरी 2026 को बिहार के कोसी क्षेत्र में एशियाई जल पक्षी जनगणना के हिस्से के रूप में किए गए एक पक्षी सर्वेक्षण में कई दुर्लभ प्रजातियों की पहचान की गई है। सर्वेक्षण के दौरान देखी गई निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार करना है, तो इसमें तो पूरा देखना पड़ेगा। तो देखिए कि इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन कौन था लोग, तो गैडवॉल था लोग, नॉर्दर्न पीटेल, सोलर और यूरोपियन विजन, ये चारों था लोग, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
स्पोर्ट एक्सेस अवार्ड 2026 में किस राज्य को खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है? तो किस राज्य को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। बिहार को चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार ने सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी का खिताब जीतने के लिए किस राज्य को हराया है? तो ये सिक्किम को हरा के जीता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार ने किस विषय की पढ़ाई को मैथिली भाषा में सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके अंतर्गत मैथिली में तकनीकी शब्दों की एक संक्षिप्त शब्दावली प्रकाशित की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रसायन विज्ञान को पढ़ाने के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन इसमें अब देखिए मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि 45 नींबू को 40 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपए में कितने नींबू बेचने पड़ेंगे? तो देखिए कि इसका आपका पहले निकालना पड़ेगा कितना 20% है, ये आप बना लीजिएगा क्योंकि वीडियो तो ऐसे भी बड़ा हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 1687 और 2037 को विभाजित करने पर 6 और 5 शेष बचेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका 127 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये एक श्रृंखला दिया गया है, इसके बाद अगला श्रृंखला कौन सा आएगा ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिएगा कि आपका 168 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 तो देखिए एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 के गुना गणना में प्रतिशत त्रुटि बताना है, तो ये आपका देखिएगा कि बी सही हो जाएगा। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश के साथ साथ में हर 4 की वृद्धि की जाती है तो भिन्न 4/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या था? तो ये आपका हो जाएगा 8/11। अगला क्वेश्चन, एक एयर कंडीशन हॉल में 40 मिनट में ठंडा कर सकता है, जबकि दूसरे को समान परिस्थितियों में ठंडा करने में 45 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों एयर कंडीशन को एक ही बार में चालू कर दिया जाए तो कमरे को ठंडा करने में लगभग कितना समय लगेगा? तो ये 22 मिनट लगेगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक कार की गति प्रत्येक 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर बढ़ जाती है। यदि पहले 1 घंटे में यात्रा करने की दूरी 35 किलोमीटर है तो 12 घंटे में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो ये आपका हो जाएगा 552 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 114 आएगा, तो ये समीकरण सही हो जाएगा। विजय और अमित द्वारा प्राप्त अंक 4/5 के अनुपात में है और अमित और अभिषेक द्वारा प्राप्त अंक 3/2 के अनुपात में है। विजय और अभिषेक द्वारा प्राप्त अंक किसके अनुपात में है? तो ये आपका देखिएगा कि 6:5 हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले एक ठोस घन को पहले गुलाबी रंग से रंगा जाता है, फिर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को काटा जाता है। कितने छोटे घनों में ठीक 2 भुजाएं का रंग होगा? तो ये आपका देखिएगा कि सी सही हो जाएगा, 12 होगा। तो इस प्रकार देखिए कि 150 क्वेश्चन हो गया। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन हम नहीं बनाए हैं, ये आप बना लीजिएगा। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।